जरा सोचिए, कोई पश्चिम बंगाल के एक बहुत ही छोटे से शहर में रहता हो हाँ। और उस जगह पर सफलता का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पक्की सरकारी नौकरी हो या फिर मतलब कोई पुश्तैनी सुरक्षित व्यापार माना जाता हो। बिल्कुल, हमारे टियर 2 शहरों में अक्सर ऐसा ही होता है। सही बात है। और उस इंसान के पास ना कोई महंगा कैमरा है, ना कोई सिखाने वाला मेंटोर है, और सबसे बड़ी बात, उसका अपना परिवार उसके सपनों को सिर्फ एक शौक या कहे तो समय की बर्बादी मानता है। जो कि काफी आम बात है ना, रचनात्मक क्षेत्रों को लेकर। हाँ, एग्जैक्टली। तो ऐसे घुटन भरे माहौल में एक इंसान बिल्कुल शून्य से शुरुआत करके द मोमेंट शूटर नाम का एक शानदार रचनात्मक ब्रांड कैसे खड़ा कर सकता है। चलिए आज इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा का केंद्र पश्चिम बंगाल के रानीगंज से आने वाले रणविजय की कहानी है, जिन्हें लोग आरवी के नाम से भी जानते हैं। 17 अप्रैल 1991 को जमने रणविजय का सफर सिर्फ एक फोटोग्राफर की कहानी नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि ये इस बात का एक बहुत बड़ा केस स्टडी है कि जब किसी इंसान के सपनों पर कोई विश्वास नहीं करता, तो वो इंसान उन विपरीत परिस्थितियों को अपनी ताकत कैसे बनाता है। देखिए, अगर मैं इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखूं, तो ये पूरी यात्रा मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा पहलू सामने लाती है। वो कैसे? मतलब जब किसी व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं होता, तब वह अपने भीतर की आवाज को कैसे सुनता है, ये समझना बेहद जरूरी है। हाँ, क्योंकि बाहर तो सिर्फ शोर होता है। बिल्कुल। रणविजय की ये कहानी इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती है कि एक सफल ब्रांड बनाने के लिए बहुत बड़े बैकग्राउंड या भारी भरकम निवेश की जरूरत होती है, या समाज के बहुत बड़े समर्थन की आवश्यकता होती है। सही कहा। ये विशुद्ध रूप से मानसिकता और दृढ़ निश्चय की कहानी है। और यही बात इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। मतलब अगर हम रानीगंज जैसे छोटे शहर के माहौल को गहराई से देखें, तो वहाँ रचनात्मक करियर जैसे कि फोटोग्राफी, उसे कभी एक गंभीर पेशे के तौर पर देखा ही नहीं जाता। हाँ, वो सिर्फ एक हॉबी तक सीमित रह जाता है। एग्जैक्टली। लोग रचनात्मकता से ज्यादा जीवन में एक तयशुदा स्थिरता को महत्व देते हैं। और इसी वजह से रणविजय को अपने इस फैसले के लिए ना तो परिवार से कोई भावनात्मक सहारा मिला और ना ही कोई सही मार्गदर्शन, जो कि किसी भी युवा के लिए बहुत निराशाजनक हो सकता है। हाँ, मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे कि पीढ़ियों से सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले किसी परिवार में कोई बच्चा अचानक डाइनिंग टेबल पे कह दे कि उसे जीवन भर पेंटिंग करनी है। अरे बाप रे, तब तो घर में जो सन्नाटा छाता है। बिल्कुल, वो एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और फिर जो सवालों की झड़ी लग जाती है, उसका सामना करना बिल्कुल आसान नहीं होता। और वो सन्नाटा या वो जो विरोध होता है ना, वो अक्सर एक इंसान को भीतर तक तोड़ सकता है। तो यहाँ मेरा एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है आपसे। हाँ, पूछे। हम अक्सर पैशन और सपनों की बहुत रोमानी बातें करते हैं, है ना? लेकिन क्या बिना किसी भावनात्मक या आर्थिक सुरक्षा जाल के किसी ऐसे क्षेत्र में कदम रखना जहां असफलता का जोखिम इतना ज्यादा हो, क्या उसे एक समझदारी भरा फैसला माना जा सकता है? मतलब क्या ये सिर्फ एक जिद नहीं है? मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये कोई साधारण जिद नहीं है। अच्छा। हाँ, देखिए, अक्सर ये माना जाता है कि सफलता के लिए आसपास चीयर लीडर्स यानी समर्थन करने वालों की जरूरत होती है, जो आपको हमेशा मोटिवेट करे। सही बात है। लेकिन जब किसी इंसान को वो समर्थन नहीं मिलता, तो उसके पास मुख्य रूप से दो ही विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प ये है कि वो हार मान ले और वही करे जो समाज उससे चाहता है, जो कि ज्यादातर लोग करते भी हैं। बिल्कुल। और दूसरा विकल्प ये है कि वो उस भारी विरोध और उस अकेलेपन को अपने लिए एक मजबूत नींव में बदल दे। वाह। और रणविजय ने इसी दूसरे विकल्प को चुना। बिना किसी समर्थन के भी उन्होंने खामोशी से अपने रास्ते पर चलने का फैसला किया। ये बहुत हिम्मत का काम है। हाँ, और यहाँ सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अपनी ऊर्जा लोगों से बहस करने में बर्बाद नहीं की। मतलब उन्होंने किसी को अपनी योजनाएं नहीं समझाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने वो पूरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ खुद को बेहतर बनाने और अपने काम को सीखने में लगा दी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों को गलत साबित करने के लिए शब्दों का नहीं बल्कि अपने काम का इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। खैर, परिवार के संदेह को तो उन्होंने अपनी खामोशी से झेल लिया, लेकिन जब बात तकनीकी और व्यावसायिक शुरुआत की आई होगी, हाँ, तो
तो जमीनी हकीकत और भी मुश्किल रही होगी। हाँ, क्योंकि शुरुआत में उनके पास कोई महंगे उपकरण या कोई बना बनाया नेटवर्क तो था नहीं। देखिए, किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में, खासकर फोटोग्राफी या फिल्म निर्माण में, शुरुआती दौर में महंगे उपकरणों की कमी को अक्सर एक अजेय बाधा के रूप में देखा जाता है। ये एक ऐसा बहाना है जो हजारों कलाकारों को शुरू करने से पहले ही रोक देता है। लेकिन मैं यहाँ इस विचार को थोड़ी चुनौती देना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल। मतलब आज के दौर में जहाँ हर दिन नए और महंगे कैमरे आ रहे हैं, आईफोन के नए मॉडल्स आ रहे हैं जिनमें बड़े बड़े सेंसर्स और लेंस लगे हैं। हाँ, तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है और क्लाइंट्स खुद सामने से पूछते हैं कि आप कौन सा गियर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है कि सिर्फ बुनियादी बातों के सहारे कोई एक बेहतरीन ब्रांड बना सकता है। गियर तो मायने रखता है ना? क्योंकि रणविजय ने अपने एक इंटरव्यू में एक बहुत ही गहरी बात कही थी। क्या? उन्होंने कहा था, वंस आई अंडरस्टूड लाइट, फ्रेमिंग एंड स्टोरी टेलिंग, एवरीथिंग चेंज्ड फॉर मी। यानी एक बार जब मैंने प्रकाश, फ्रेमिंग और कहानी कहने की कला को समझ लिया तो मेरे लिए सब कुछ बदल गया। बिल्कुल सही। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई सिर्फ इन 3 चीजों से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है कि महंगे गियर की कमी छुप जाए? इसे समझने के लिए एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण लेते हैं। बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का बहुत ही शानदार और आधुनिक टाइपराइटर या लैपटॉप खरीद लेता है। ठीक है। क्या सिर्फ उस महंगे उपकरण को खरीद लेने से वो व्यक्ति मुंशी प्रेमचंद या शेक्सपियर बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कहानी लेखक के दिमाग में होती है, मशीन में नहीं। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। फोटोग्राफी में भी यही सच लागू होता है। देखिए, तकनीक और कैमरा हमेशा बदलते रहेंगे। आज जो कैमरा सबसे आधुनिक है वो अगले साल पुराना हो जाएगा। हाँ, आउटडेटेड हो जाएगा। लेकिन मानवीय भावनाएं नहीं बदलती। जब रणविजय ने ये महसूस किया कि फोटोग्राफी असल में सिर्फ शटर दबाकर तस्वीरें खींचने का काम नहीं है, बल्कि ये बिना शब्दों के कहानी सुनाने का एक माध्यम है, तो उनके काम का पूरा नजरिया ही बदल गया। बिल्कुल। उनके काम में एक अलग तरह की गहराई आ गई। जो लोग सिर्फ महंगे गैजेट्स के पीछे भागते हैं, वे अक्सर इस कला की आत्मा को भूल जाते हैं। तो एक शुरुआत करने वाला इंसान इन बुनियादी चीजों को वास्तव में कैसे समझता है? मतलब प्रकाश और फ्रेमिंग असल में करते क्या है? इसे ऐसे समझिए, प्रकाश ये तय करता है कि तस्वीर का मिजाज या मूड कैसा होगा। अच्छा? हाँ, एक कठोर धूप में ली गई तस्वीर बेचैनी दिखा सकती है, जबकि ढलते सूरज की हल्की रोशनी उसी चेहरे पर सुकून दिखा सकती है। हाँ, मैंने कई तस्वीरों में यह महसूस किया है। और फ्रेमिंग ये तय करती है कि देखने वाले का ध्यान कहाँ जाएगा और वो विषय के बारे में क्या सोचेगा। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति की तस्वीर नीचे से ऊपर की ओर खींची जाए, जिसे हम लो एंगल कहते हैं। हाँ, लो एंगल। तो वो व्यक्ति बहुत ताकतवर और बड़ा दिखाई देता है। वहीं अगर तस्वीर ऊपर से नीचे की ओर खींची जाए, यानी हाई एंगल से, तो वही व्यक्ति कमजोर या अकेला लग सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और अंत में कहानी ये तय करती है कि उस तस्वीर को देखकर कोई इंसान क्या महसूस करेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि कैमरा सिर्फ एक औजार है। बिल्कुल। जो रोशनी को रिकॉर्ड करता है, लेकिन असली काम फोटोग्राफर के नजरिए का होता है। 100%। वो उस रोशनी को कैसे मोड़ता है, ये तय करता है कि तस्वीर क्या बोलेगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जब रणविजय ने इन बुनियादी बातों में महारत हासिल की, तो उनका काम तस्वीरें खींचने से बहुत आगे निकल गया। वो भावनाओं को कैद करने के स्तर पर पहुंच गया। उपकरण चाहे जो भी हो, अगर कोई कलाकार एक पल की असली भावना को सही फ्रेम और सही रोशनी में कैद कर सकता है, तो वो सीधे देखने वाले के दिल से जुड़ जाता है। एग्जैक्टली। एक बार जब लोगों को वो भावना महसूस होने लगती है, तो वे ये पूछना भूल जाते हैं कि तस्वीर किस कैमरे से खींची गई थी। ये कला की बहुत ही गहरी समझ है और मुझे लगता है कि इस समझ ने न केवल उनके काम को बदला होगा, बल्कि उनके दैनिक जीवन और परिस्थितियों से निपटने के तरीके को भी एक नया आकार दिया होगा। वो कैसे? क्योंकि देखिए, रणविजय की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ कैमरे की तकनीक सीखना नहीं था, हाँ, बल्कि हर दिन लोगों के उस संदेह का सामना करना था जो उनके आसपास हवा में तैरता रहता था। ये बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जब आसपास के लोग बार बार ये जताते हैं कि कोई गलत रास्ते पर है, तो उस नकारात्मकता से खुद को बचाए रखना दिमागी रूप से बहुत थका देने वाला होता है। और यही वो बिंदु है जहां एक सामान्य इंसान और एक लीडर के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। जब चारों तरफ संदेह हो, तो इंसान का दिमाग उसे सुरक्षित रास्ता चुनने के लिए कहता है कि भाई छोड़ो ये सब, कोई सेफ जॉब कर लेते। बिल्कुल, हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यही कहता है। लेकिन रणविजय ने उस संदेह को अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया,
बल्कि उसे ही अपनी प्रेरणा और अपना ईंधन बना लिया। और उनकी दैनिक दिनचर्या पूरी तरह से इसी बात पर केंद्रित हो गई। उन्होंने एक जगह कहा है, क्या? डोंट चेस परफेक्शन, फोकस ऑन लर्निंग, लाइट, फ्रेमिंग एंड स्टोरी टेलिंग। बहुत गहरी बात है। यानी परफेक्शन के पीछे मत भागो, प्रकाश, फ्रेमिंग और कहानी कहने की कला सीखने पर ध्यान दो। उनका ये मानना है कि परफेक्शन यानी पूर्णता के पीछे भागने के बजाय कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। वो हर फोटोशूट को, हर असफलता को बेहतर बनने का एक नया अवसर मानते हैं। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। हाँ। हम अक्सर सुनते हैं कि हमें अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, बचपन से ही सिखाया जाता है। तो क्या परफेक्शन कोई बुरी चीज है? देखिए, मनोविज्ञान के अनुसार रचनात्मक लोगों के लिए परफेक्शनिज्म अक्सर असफलता के डर का ही दूसरा नाम होता है। असफलता का डर, इसे थोड़ा और समझाइए। जब कोई इंसान कहता है कि वो तब तक अपना काम दुनिया के सामने नहीं लाएगा जब तक कि वो परफेक्ट ना हो जाए, तो असल में वो आलोचना से डर रहा होता है। अच्छा। कि लोग क्या कहेंगे। हाँ। ये एक जाल है। लोग इसलिए परफेक्ट गियर या परफेक्ट समय का इंतजार करते हैं क्योंकि वे इस बात से घबराते हैं कि अगर उन्होंने अभी काम किया और वो अच्छा नहीं हुआ तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। और इसी वजह से वो शुरुआत ही नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। परफेक्शन एक बहाना बन जाता है, लेकिन रणविजय का दृष्टिकोण इसके बिल्कुल विपरीत है। मतलब वो गलतियां करने के लिए तैयार थे। 100% तैयार थे। निरंतरता या कंसिस्टेंसी का मतलब ही यही है कि आप हर दिन काम करें, हर दिन गलतियां करें और उन गलतियों से सीखें। किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। दूसरों से मान्यता या जिसे वैलिडेशन कहते हैं वो मांगने या किसी एक परफेक्ट दिन का इंतजार करने के बजाय अपने काम को हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधारना चाहिए। बिल्कुल, यही असली सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति एक साधारण कैमरे से हर दिन 1000 तस्वीरें खींचता है, वो उस व्यक्ति से कहीं आगे निकल जाता है जो महीने में एक बार अपने महंगे कैमरे से एक परफेक्ट तस्वीर लेने की कोशिश करता है। वाओ! संघर्ष कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वो सीखने की प्रक्रिया का ही एक अहम हिस्सा है। ये बात तो उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है जो किसी भी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, चाहे वो कोई पॉडकास्ट शुरू करना हो, राइटिंग हो या कोई बिजनेस हो। हाँ, बिल्कुल लागू होती है कि परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, बस लगातार करते रहो। और इसी निरंतरता और मजबूत मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि रणविजय सिर्फ एक संघर्षरत फोटोग्राफर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने द मोमेंट शूटर नाम का एक स्थापित ब्रांड बना लिया। हाँ, और इस ब्रांड ने उन्हें रानीगंज की छोटी सी दुनिया से निकालकर एक बड़ी और व्यापक पहचान दिलाई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ब्रांडिंग रातों रात नहीं हुई। ये उसी खामोश मेहनत का नतीजा था। आज द मोमेंट शूटर वेडिंग फोटोग्राफी और फिल्म्स के क्षेत्र में एक जाना माना नाम बन चुका है। हाँ, और भारत में वेडिंग फोटोग्राफी का बाजार पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से बदल भी तो गया है। बिल्कुल बदल गया। मतलब एक समय था जब शादियों में फोटोग्राफर का काम सिर्फ स्टेज पर खड़े लोगों की सीधी तस्वीरें खींचना होता था। वो स्माइल प्लीज वाला दौर। हाँ। और सबको एक लाइन में खड़ा कर लेते थे। हाँ, लेकिन आज ये पूरी तरह से एक सिनेमाई अनुभव बन गया है। सिनेमैटिक फील आ गई है। बिल्कुल। रणविजय ने शायद इस बदलाव को बहुत अच्छे से समझा। आज इंस्टाग्राम रील्स पर उनका काम देखा जा सकता है, जहां उनके हर फ्रेम में वो रचनात्मकता और भावनाएं झलकती है जिनकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। और ये इस बात का प्रमाण है कि जब कोई व्यक्ति बुनियादी कौशल को इतनी गहराई से सीख लेता है तो वो किसी भी बाजार में अपनी जगह बना सकता है। वेडिंग फोटोग्राफी अब सिर्फ एक इवेंट को कवर करना नहीं रह गया है। तो अब क्या है? ये दो परिवारों की, दो लोगों की भावनाओं को एक कहानी के रूप में संजोने का काम है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और भविष्य के लिए उनका नजरिया केवल अपने व्यवसाय का विस्तार करना या ज्यादा से ज्यादा शादियां कवर करना नहीं है। तो उनका विजन क्या है आगे का? उनका लक्ष्य उन लोगों को प्रेरित करना भी है जो आज भी किसी छोटे शहर में बैठकर शून्य से शुरुआत करने का सपना देख रहे हैं, जिनके पास शायद आज भी कोई समर्थन नहीं है। रणविजय का एक विचार है जो उनके पूरे सफर का सटीक निचोड़ है। उन्होंने कहा है, माई वर्क टेल्स माई स्टोरी, यानी मेरा काम मेरी कहानी बयां करता है। बिल्कुल। देखिए, जब किसी इंसान का काम खुद बोलने लगे तो दुनिया की आलोचनाओं और शुरुआती संदेह का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ एक विचारणीय बात यह भी है कि भारत में वेडिंग फोटोग्राफी को एक सुरक्षित करियर के रूप में देखना अभी भी कई परिवारों के लिए मुश्किल है। हाँ, वो सिक्योरिटी वाली मानसिकता अभी भी है। वह कि रणविजय की कहानी ये साबित करती है
कि ये एक बेहतरीन और सफल करियर हो सकता है, बशर्ते व्यक्ति सिर्फ तुरंत पैसा कमाने के बजाय अपने कौशल, निरंतरता और रचनात्मकता पर ध्यान दे। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है क्या? कि किसी भी कलाकार या पेशेवर के लिए असली सफलता आखिर होती क्या है? क्या ये सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना, मशहूर होना और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स पाना है? ज्यादातर लोग तो आज के समय में इसी को सफलता मानते हैं। ऊपरी तौर पर हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन रणविजय की यात्रा को देखकर ये समझ आता है कि असली सफलता सिर्फ बाहर से पहचान पाना नहीं है। तो फिर क्या है? असली सफलता है अपने जुनून के प्रति सच्चे रहना, जब हालात मुश्किल हों तब भी हार ना मानना, समय के साथ खुद की कला को विकसित करना और सबसे बड़ी बात, दूसरों के लिए एक ऐसा उदाहरण बनना जो उन्हें उनके डर से बाहर निकाल सके। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति अपने काम से इतना गहरा जुड़ाव महसूस करता है कि वो काम ही उसकी पहचान बन जाए, तो उसकी कला खुद ब खुद एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसे समझाने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। क्या बात है। और शायद यही वजह है कि द मोमेंट शूटर की तस्वीरें और वीडियो सिर्फ किसी कार्यक्रम का कोई दस्तावेजीकरण नहीं लगते, हाँ, बल्कि वे उस पल की असली भावनाओं को, उस छुपी हुई खुशी या उस छलकते हुए आंसू को बड़ी ही खूबसूरती से सामने लाती हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो हमने कई बहुत ही ठोस और काम आने वाली बातें सीखी हैं। पहली बात तो ये कि सफलता इस बात की मोहताज नहीं होती कि किसी की शुरुआत कहाँ से हुई थी या शुरुआती दौर में उसके पास कितने संसाधन और कितने चीयरलीडर्स थे। हाँ। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस इंसान को अपने चुने गए रास्ते पर कितना दृढ़ विश्वास है। और हमने ये भी गहराई से समझा कि बिना किसी समर्थन की शुरुआत करना कोई अभिशाप नहीं है। बिल्कुल। वो बाहरी आवालों से काटकर खुद की कला पर ध्यान केंद्रित करने की आजादी देता है। ये उसे दिमागी रूप से कहीं ज्यादा स्वतंत्र और मजबूत बनाता है। एकदम सही कहा आपने। तकनीकी रूप से भी हमने ये सीखा कि कैसे महंगे उपकरणों और गियर के पीछे भागने का बहाना छोड़कर प्रकाश, फ्रेमिंग और कहानी कहने जैसी बुनियादी बातों पर महारत हासिल करना ज्यादा जरूरी है। परफेक्शनिज्म के जाल में फंसने के बजाय हर दिन लगातार काम करना और अपनी गलतियों से सीखना ही एक मजबूत ब्रांड की नींव रखता है। हाँ। और सबसे अहम बात, समाज और लोगों के संदेह को अपने ऊपर हावी ना होने देना, बल्कि उसी नकारात्मक ऊर्जा और संदेह को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा में बदल लेना। यही रणविजय और उनके ब्रांड द मोमेंट शूटर के सफर की सबसे बड़ी सीख है। बिल्कुल। पूरी चर्चा में एक बात जो बार बार उभर कर सामने आई वो ये थी कि दूसरों के संदेह ने रणविजय को रोका नहीं, बल्कि उनके लिए एक रॉकेट के ईंधन का काम किया। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि क्या जीवन में समर्थन की कमी या अकेलापन, जिसे हम अक्सर अपनी किस्मत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानते हैं और जिसके लिए हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हाँ, जो कि बहुत आम है, क्या वो वास्तव में प्रकृति का एक फिल्टर है? एक ऐसा कठोर फिल्टर जो सिर्फ ये परखने के लिए बनाया गया है कि हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए असल में कितनी शिद्दत से चाहते हैं? क्या ये संभव है कि जो लोग इस फिल्टर से गुजरकर बाहर आते हैं वही असल में दुनिया को एक नई कहानी सुनाने के हकदार होते हैं?